नमस्कार। एटीएन व्यूज के साथ मैं मुखातिब हूं असित नाथ। आज बात करेंगे बिहार में बाढ़ की। बाढ़ 12 जिलों में है। 2.5-3 लाख परिवार इससे प्रभावित हैं। अब तक 7 तटबंध टूट गए हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। अब तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये पाइएगा कि बाढ़ की चर्चा हो रही है कि बाढ़ आ गई, नेपाल में बारिश हो गई, ये तटबंध टूट गया, इतने लोग प्रभावित हो गए, बारिश बहुत हो गई, नेपाल ने पानी छोड़ दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा और आपको आश्चर्य होगा कि बाढ़ के मूल कारण पर कोई चर्चा कहीं नहीं है। न तो कोई मीडिया इसकी चर्चा कर रही है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल इसकी चर्चा कर रहा है। मूल कारण की चर्चा क्यों नहीं होती? मूल कारण से क्यों लोग डरते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। नेपाल में बारिश होगी, बारिश होना आप थोड़े ही रोक दीजिएगा। नेपाल पहाड़ पर बसा है, ऊंचाई पर है, तो पानी नीचे आएगा ही। नीचे आएगा तो नीचे बिहार है, भारत का बिहार है और उत्तर प्रदेश है बगल में, वहीं पानी आएगा। ऊपर से नीचे ही पानी आता है और कहां जाएगा पानी? नेपाल पानी रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जो बारिश होती है नेपाल के पहाड़ों पर, मैदानी भागों में, अगर उस पूरे पानी को रोकने की बात आए तो नेपाल जितना बड़ा देश है ना, उससे थोड़ा बड़ा उसे बांध बनाना होगा पूरे पानी को रोकने के लिए। क्या यह संभव है कि कोई देश अपने कुल क्षेत्रफल से ज्यादा बड़ा अपने देश में बांध बना ले? मतलब अपने पूरे देश को डुबो दे? क्या पड़ोस के ही किस देश के हिस्से को भी डुबो दे? ऐसा कोई देश तो करेगा नहीं। तो जब वहां पहाड़ों पर बारिश होगी तो वो पानी नीचे आएगा, वही आता है। तो क्या वही मूल कारण है? वो मूल कारण था जब कोसी पर बांध नहीं बना था, वो मूल कारण था जब गंडक बराज नहीं बना था। लेकिन गंडक बराज और कोसी बराज बना के नेपाल के पानी को रोकने की बहुत कोशिश हुई और बहुत हद तक इन दोनों बराज के बनने के बाद लगभग 16 साल तक, 13 से 16 साल तक बाढ़ की समस्या पर हम लोगों ने बाढ़ की समस्या को हम लोगों ने काबू किया भी था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ, उसी मूल कारण की चर्चा करेंगे। कहीं कोई ऐसी वजह है जिससे साल दर साल बिहार में बाढ़ आ रही है, आगे भी आते रहेगी और आगे तो और ज्यादा आएगी। आज उसकी चर्चा, जिसकी चर्चा कोई नहीं करता। फिलहाल जान लें कि बाढ़ से बिहार की स्थिति क्या है। 12 जिलों में बाढ़ है। दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, सहरसा सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। सीतामढ़ी में बागमती नदी का तटबंध 3 जगहों पर टूट चुका है। दरभंगा में रात 1:15 बजे कितरपुर के पास कोसी नदी का तटबंध टूट गया। सुपौल में गांव के गांव डूब रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा, वाल्मीकि नगर, नौतन, बैरिया, मझौलिया समेत कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पूर्वी चंपारण के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर, शिवहर, गोपालगंज जिलों में भी बाढ़ का कहर बरप रहा है। कितनी भयानक बाढ़ होगी आप अंदाजा लगाइए कि एसडीआरएफ की 22 टीमों को रेस्क्यू में लगाया गया है। एनडीआरएफ की 3 टीम वाराणसी से और 3 टीम रांची से बिहार बुलाई गई है। कुल 6 टीम एनडीआरएफ की दूसरे राज्यों से बुलानी पड़ी है। भीमनगर बराज, जो कोसी बराज है, भीमनगर बराज से कोसी में पानी छोड़ा जाता है, तो उसके बाद ये पानी सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, कुर्सेला और खगड़िया के निचले इलाकों में फैल जाता है। गंगा नदी पटना और भागलपुर में अपना पानी पसार देती है। गंडक का पानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और छपरा को प्रभावित करता है। बजाबता वो पानी वहां लोगों को धो पहुंच रहा है। 2.5 से 3 लाख के परिवार इससे प्रभावित हैं और हजारों लोग बेघर हैं। तटबंधों पर, स्कूलों में, रेलवे स्टेशनों पर तंबू डाल के लोग रह रहे हैं। तब क्यों नहीं मूल कारण की चर्चा होती है भाई? कौन डरता है, क्यों डरता है असली बात करने में? असली बात क्यों नहीं होती? क्या आप बारिश होना रोक देंगे? क्या नेपाल की जो ऊंचाई है उसे कम कर देंगे? आप दोनों में से कुछ नहीं कर सकते ना। असली कारण बताइए ना, क्यों बिहार डूब रहा है? क्यों नहीं होती चर्चा? आज चर्चा करते हैं। बाढ़ का एक ऐसा कारण है जिसकी चर्चा करने से मीडिया को भी डर लगता है।
जिसकी बात करने से सरकारें भी डरती हैं। क्यों? वो कारण है फरक्का बांध जो पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिमी बंगाल का फरक्का बांध तोड़े बिना बिहार को नहीं बचाया जा सकता है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, बड़ा कारण वही है। और ये बात क्यों कह रहा हूं, इसको एकदम बिंदुवार मैं आपको बताने जा रहा हूं। फरक्का के कारण गंगा में इतना गाद भर गया है, इतना गाद भर गया है, इतना गाद भर गया है कि धरती के 3 चक्कर लगाने जितनी ट्रकें आप खड़ी कर दीजिए तो वो सारा गाद नहीं निकल सकता, इतना सिल्ट भरा। और गाद, गंगा नदी में गाद भरने से गंगा नदी में जो पानी बहने की क्षमता या खींचने की क्षमता है वो अब बहुत कम हो गई है। वो पानी ढो पाने में तमाम बड़ी नदियों का, उत्तर बिहार से आने वाली तमाम बड़ी नदियों का पानी ढो पाने में अब पहले की तरह सक्षम नहीं रही है। गंगा नदी, उसका प्राकृतिक बहाव ही कम हो चुका है, उसकी क्षमता ही कम हो गई है और वो सफाई नहीं कर पा रही, अपनी पेटी की सफाई गंगा नदी नहीं कर पा रही है। गंगा में सालाना लाखों टन मलबा आता है, लाखों टन मिट्टी आती है उसमें। और ये मिट्टी कहाँ से आती है तो जान लें, घाघरा है, घाघरा के बाद सोन है, सोन के बाद सोनपुर में जो नदी मिलती है गंडक है, और गंडक के बाद कोसी। गंगा नदी में ये 4 नदियां बहुत बड़े पैमाने पर मिट्टी लेकर आती हैं, मिट्टी, और जो उसकी तलहटी में बैठती जाती है। और उससे गंगा लगातार उथली हो रही है। गंगा में जब मिट्टी भर गई, गंगा में लगातार मिट्टी भरती गई तो गंगा की पानी खींचने की क्षमता कम हुई, तो उसका असर ये हुआ कि जो सहायक नदियां हैं गंडक, कोसी, घाघरा या सोन, इन सब में भी धीरे धीरे मिट्टी भरती गई, सिल्ट भरता गया, तो इनकी गहराई भी कम होती गई। अब गहराई कम होगी तो पानी फैलेगा, बाहर जाएगा, दूसरे इलाकों में फैलेगा पानी, वो पानी फैला, तमाम नदियां उत्तर बिहार की उथली होती जा रही हैं गंगा में सिल्ट भरने से। जबकि 1950 में जब फरक्का बांध बनाने की चर्चा जोरों पर थी, उस समय एक वैज्ञानिक थे कपिल भट्टाचार्य। कपिल भट्टाचार्य ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि फरक्का अगर बना तो बिहार का भागलपुर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और उत्तर बिहार का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। उन्होंने सरकार को तब यह भी बताया था कि फरक्का बांध के कारण बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा, बिहार के पटना, बरौनी, मुंगेर, भागलपुर हर साल बाढ़ की चपेट में होंगे और डूबेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए कौन कौन से शहर हैं। उत्तर बिहार, उन्होंने कहा था भागलपुर तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा और बिहार के पटना, बरौनी, मुंगेर और भागलपुर पूरी तरह से डूब जाएंगे, ये उन्होंने तभी बता दिया था। फरक्का बनने से पहले गैर बरसाती मौसमों में, बरसात में नहीं, चूंकि बरसात में बहुत पानी हो जाता है, कोई गंगा की गहराई नहीं नाप सकता, लेकिन गैर बरसाती मौसमों में औसतन गहराई गंगा की 12 से 14 मीटर हुआ करती थी। अब वो मात्र 5 से 6 मीटर रह गई है। आप अंदाजा लगाइए, कहां 12 से 14 मीटर गहराई थी रहा करती थी गैर बरसाती, मतलब गर्मी के दिन में आप कह सकते हैं, और अब वो रह गई है 6 से 7 मीटर। मतलब गाद भरने से गंगा पूरी तरह से अब उथली हो चुकी है। दरअसल गंगा फरक्का तक पहुंचते पहुंचते एकदम थम जाती है। आप फरक्का में जाके देखिए तो लगेगा जैसे बहुत बड़ा कोई तालाब है, कोई बहाव नहीं, स्थिर पानी। गंगा वहां पूरी तरह से थम जाती है, लगभग बहाव पूरी तरह से रुक जाता है। अब जब बहाव वहां रुक जाता है तो गंगा जो है इधर उत्तर बिहार के अपनी सहायक नदियों का पानी भी नहीं खींच पाती है। अगर वहां तेज बहाव होता तो यहां भी बहाव और तेज होता तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी गंगा खींच पाती। फरक्का में जाके गंगा ठहर जाती है, बहाव रुक जाता है, बहाव रुकता है तो इधर भी उसका असर पड़ता है और गंगा उस तेजी में पानी नहीं खींच पाती। पानी ही जब नहीं खींच पाती तो गाद कैसे खींचेगी? वो गाद उसकी तलहटी में बैठता जाता है। और यही वजह है कि गंगा की तलहटी ऊंची हुई तो गंगा की सहायक नदियों की तलहटी ऊंची हुई, और तलहटी ऊंची हुई तो पानी हर तरफ फैलने लगा और उत्तर बिहार लगातार डूबता ही रहा।
गंगा में गाद भरने से सिर्फ बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल भी प्रभावित है। फरक्का के नज़दीक कटाव और डूब बहुत ज़्यादा है। डूब क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा हो गया। कटाव की वजह से 1979 से 2004 के बीच की एक रिपोर्ट आई थी, 4247 हेक्टेयर ज़मीन कट गई थी गंगा में। ये मालदा की बात हो रही है, मालदा ज़िले में। और अब एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 5 हेक्टेयर ज़मीन के आसपास कटाव पहुंच चुका है। बिहार भी कटाव और डूब क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है, उत्तर बिहार। मतलब बिहार को डुबोने की एक बड़ी वजह, अन्य तमाम वजहें भी हैं, लेकिन उनमें एक बड़ी वजह है फरक्का बांध। और ये बात कई वर्षों से उठ रही है कि या तो फरक्का की पूरी सफाई की जाए। कानपुर के IIT के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया था और उन्होंने बताया था कि बड़ा मुश्किल काम है। तो दूसरा उपाय क्या है? फरक्का को डिमोलिश कर दीजिए, तोड़ दीजिए, वरना उत्तर बिहार डूब जाएगा। अभी बिहारियों को तय करना है कि फरक्का का क्या किया जाए। नमस्कार।